हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने पहला पार्ट तो देख लिया होगा, जय प्रक्रम। अगर ना देखा हो तो देख लीजिए। पहला पार्ट जय प्रक्रम, ये दूसरा पार्ट हम पढ़ाएंगे इसमें जय प्रक्रम में, उसी के आगे से। यहाँ पे है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और इस क्रिया में सहायक अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अंगों के तंत्र को उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। त्वचा, फेफड़े और आहार नाल भी उत्सर्जन में सहायक होते हैं। मैं हेडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से लिखता हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से याद हो जाएं। अगर आप इस हेडिंग को 2 से 3 बार मन से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही याद हो जाएगी। अब दूसरी हेडिंग है मनुष्य के वृक्क। वृक्क संख्या में 2 उदर गुहा के कशेरुक दंड के इधर उधर भूरे रंग के तथा सेम के बीज के आकार के होते हैं। या लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। दायां वृक्क बाएं वृक्क से कुछ नीचे स्थित होता है। वयस्क पुरुष में इसका भार 125 से 170 ग्राम तथा स्त्रियों में इसका भार 115 से 155 ग्राम होता है। इसका बाहरी किनारा उभरा हुआ, जबकि भीतरी किनारा अंदर की ओर धंसा होता है। इसमें से मूत्र नलिका निकलती है। धंसे हुए भाग को हाइलस कहते हैं। मूत्र नलिका की लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर होती है। वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क का निर्माण असंख्य वृक्क नलिकाओं से होता है। इसका बाहरी भाग कार्टेक्स कोशिकाओं का बना होता है। इसके अंदर का भाग मेड्यूला तथा नीचे का भाग कीप कहलाता है। सबसे बाहरी भाग को शीर्ष गुहा कहते हैं, जो बदलकर मूत्र नलिका में का निर्माण करती है। ये है फ्रेंड्स दो वृक्क का चित्र, जिसमें ये लाइनों वाला भाग है मध्यांश पिरामिड। आप इस चित्र को भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये चित्र भी परीक्षा में कई बार आ जाता है। प्रैक्टिस आप इसकी भी कर लेना। अब आ जाता है वृक्क के कार्य। वृक्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वृक्क उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। नंबर 2, वृक्क रुधिर को शुद्ध करता है। नंबर 3, वृक्क प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र उत्पन्न करता है, जो मूत्र नलिका से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र होता है। वृक्क कुंचन क्रिया द्वारा मूत्र को बाहर निकालता है। वृक्क का प्रमुख कार्य रुधिर में उपस्थित पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में अलग करता है। प्रकाश संश्लेषण। पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल व खनिज लवण तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज भोजन के रूप में तथा ऑक्सीजन उत्सर्जन के रूप में मुक्त होती है। आप इस हेडिंग को मैं फिर दोबारा पढ़ देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण। पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल व खनिज लवण तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज भोजन के रूप में तथा ऑक्सीजन उत्सर्जन के रूप में मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकार। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। प्रकाशीय या हिल अभिक्रिया, अप्रकाशीय ब्लैकमैन या कैल्विन चक्र अभिक्रिया। प्रकाशीय या हिल अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेनम वाले भाग में क्लोरोफिल के अणु की सहायता से होती है। इस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल का अणु सक्रिय होकर जल के अणु
को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में तोड़ देता है। जल अपघटन से H तथा OH H धनायन तथा OH ऋणायन बनता है, जिससे ADP तथा ATP का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ये वीडियो सही लगी होगी। अप्रकाशीय या ब्लैकमैन या कैल्विन चक्र अवक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की यह अवक्रिया पौधे के हरे भागों में अंधकार में होती है, इसलिए इस अवक्रिया को ब्लैकमैन अवक्रिया भी कहते हैं। यह अवक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के संश्लेषण से कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनते हैं तथा इस अवक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इन समस्त को जो एक विशेष पदार्थ रिबुलोस बाइफास्फेट की उपस्थिति में एक चक्र के रूप में होती है, इसलिए इसे कैल्विन चक्र अवक्रिया भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं, बाह्य कारक, आंतरिक कारक। नंबर 1, बाह्य कारक। इसके अंतर्गत प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा तापमान प्रमुख कारक आते हैं। आंतरिक कारक, इसके अंतर्गत पत्ती की संरचना, रंध्रों की संख्या, हरित लवक की मात्रा तथा पत्ती की आयु आदि प्रमुख कारक आते हैं। पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती एक चपटी संरचना है जिसके दोनों ओर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस ढोलक के आकार की कोशिका बनी होती है तथा इसकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। एपिडर्मिस में जगह जगह पर छोटे छेद होते हैं। एपिडर्मिस में जगह जगह पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। सामान्य पत्ती की निचली सतह पर इन रंध्रों की संख्या अधिक होती है। रंध्र या पर्णरंध्र। पौधे के वायवी भागों की बाहरी त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर रंध्र की संख्या सबसे अधिक होती है। रंध्र रक्षक कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं पर निर्भर करता है। दिन में रंध्र खुलते हैं और रात में रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्रों में गैस का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। आपने ये सारा अब पढ़ लिया होगा। हाँ, एक बात और है, ये पढ़ते भी रहिए और अपनी कोई नोट्स बनाते रहिए इन चीज़ों का। ये पेपर में बहुत ही आवश्यक हैं, आते ज़रूर हैं। इनका नोट्स ज़रूर बना लीजिए आप। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ प्रयोग नंबर 1। उद्देश्य। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है या नहीं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जल का अपघटन करता है तथा यह क्लोरोफिल के उत्तरदायी होता है। आवश्यक सामग्री। मंड रहित पौधा, काला मोटा कागज, क्लिप, कैंची, पानी, आयोडीन विलयन, स्पिरिट लैंप, वाटर बाथ, बिकर, अल्कोहल, माचिस आदि। क्रियाविधि। यदि हम एक गमले लगे पौधे को 48 से 72 घंटे अंधकार में रखें तो उसकी पत्तियों में से संपूर्ण मंड विलुप्त हो जाता है। मंड रहित पत्तियों की सतह पर काले रंग के कागज का टुकड़ा 2 स्लाइडों तथा क्लिपों की सहायता से लगाकर पौधे को 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। इस कागज लगी पत्ती को पौधे से अलग कर देते हैं तथा इससे काली पट्टी हटा देते हैं और फिर इस पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति के लिए परीक्षण करते हैं। परीक्षण। पत्ती का बाह्य भाग जो मोटे कागज की पट्टी से ढका था वह रंगहीन हो जाता है, बल्कि पत्ती का खुला वाला भाग नीले रंग का हो जाता है। निष्कर्ष। पत्ती के जिस भाग पर काला कागज था वह प्रकाश न पहुंच पाने के कारण मंड का निर्माण नहीं हुआ, जबकि शेष भाग में मंड का निर्माण हो गया। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये ही है इसका चित्र। ये चित्र भी आप बना लीजिएगा क्योंकि ये चित्र वेरी इम्पोर्टेंट है। ये हेडिंग भी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में आ जाती है। आपको हाई स्कूल का पेपर देना है, कोई रिस्क भी नहीं लेना है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें।
अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो पहले का पार्ट देख लीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको पूरा क्लियर से समझ आएगा। ठीक है, धन्यवाद।